हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट एनसीईआरटी। आज हम अपनी ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर अपने पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। सबसे पहले ये बताया गया है कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो पृथ्वी हमारी जो 2 तरह से गति करती है, यानी कि पृथ्वी का जो मूवमेंट है वो दो प्रकार का है। पहला है घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें, जिसमें हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि सभी जो ग्रह हैं, यानी 8 ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो 2 प्रकार की गतियां करती है। पहली कौन सी है, जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष को हमने पिछली क्लास में समझा था। अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है जो सुई की तरह है, लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी का एक अक्ष है जिस पर वो झुकी हुई है और अपने अक्ष पर ही जो है घूमती है। तो वो जो अक्ष पर घूमना है वो घूर्णन कहलाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। आगे बताया है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 62.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी का अक्ष जो है अगेन एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से कितना 62.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस चित्र में ये दिखाया गया, ये देखिए पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है। पहले तो आप एक रेखा ये देखिए, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक जाती हुई जो रेखा है ये इतने अक्ष पर जो है ये पृथ्वी का अक्ष कहलाएगा, जो कि 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। और ये जो कक्षीय समतल है पृथ्वी का, यानी ऑर्बिटल प्लेन है, उससे कितना 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती हुई है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हमने पहले भी देखा है कि जो हमारे सारे सौरमंडल के ग्रह और उपग्रह हैं वो हीट एंड लाइट किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। हमने बताया था पृथ्वी का आकार कैसा, जियोइड है, जो लगभग गोले से मिलता जुलता है। इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जो अगर आप कोई भी गोला लेंगे और उस पर अगर आप रोशनी फेंकेंगे टॉर्च या किसी मोमबत्ती की मदद से, तो आप ये देखेंगे गोले के आधे भाग को रोशनी मिलेगी और आधे भाग को नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह जो हमारी पृथ्वी है, जो एक गोले के समान है, उसके ऊपर जो सूर्य की लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, वो आधे भाग पर ही पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में जो साइड उसकी सूर्य की तरफ होती है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। यानी कि जो पार्ट उस अर्थ का सन की तरफ फेस कर रहे होता है वहाँ पर दिन होता है, और उसके जो पीछे वाला पार्ट होगा वहाँ सन की लाइट नहीं जा पाती, तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर रात हो जाएगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी ग्लोब पर एक और वृत्त आ गया। अभी तक हमने अक्षांश देशांतर में कई सारे वृत्त देखे हैं, लेकिन एक वृत्त हमारा और आ गया जो दिन और रात को विभाजित करता है। यानी कि वो जो सर्कल पे जो पॉइंट्स होंगे वो दिन और रात को आपस में डिवाइड करेंगे। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, यानी अक्ष जो है वो अलग है। अक्ष हमारा 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारा प्रदीप्त वृत्त है वो अलग है। इन्होंने चित्र में दिखाया भी है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो पृथ्वी जो है हमारी, ये देखिए प्रदीप्त वृत्त को समझाने के लिए उन्होंने एक जो है चित्र बनाया हुआ है। इसमें क्या है, सनलाइट देखिए पड़ रही है। ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक के मिलाने वाली रेखा ये अक्ष कहलाती है हमारी। ये देखिए टिल्टेड है, लेकिन जो हमारा प्रदीप्त वृत्त है ये क्या है, पूरा सर्कल है और बिल्कुल सीधा सीधा खींचा, बीचों बीच में है। ये टिल्टेड नहीं, ये स्ट्रेट है ना। तो ये हमारा प्रदीप्त वृत्त है। अब प्रदीप्त वृत्त में देखिए जिस साइड को लाइट कलर से दिखाया गया है वहाँ पे क्या सनलाइट पड़ रही है, तो
वहाँ पर दिन है, और इसके पीछे जो है जहाँ पे सनलाइट नहीं जा पा रही वो डार्क कलर से दिखाया गया जो रात है। तो ये जो प्रदीप्त व्रत है ये आगे आपको एक लाइन से जैसा दिख रहा है, ये पीछे भी, तो ये पूरा सर्कल बनाएगा, और ये जो व्रत है यही दिन और रात के बीच में जो डिवीज़न है उसको डिसाइड करता है। और इसके अलावा जो दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव के से गई ये काल्पनिक रेखा, ये हमारा अक्ष है, तो अक्ष अलग हो जाएगा और प्रदीप्त व्रत का जो लाइन है वो अलग हो जाएगी। अगेन ये अक्ष वो दिखाया 66.5 डिग्री, ये जो है कक्षीय समतल से कोण बनाती हुई पृथ्वी दिखाई गई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो रिलेशन है उसको समझने के लिए एक इन्होंने एग्जाम्पल दिखाया है कि पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले लें, यानी पृथ्वी को एक गेंद मान लें। अगर आपके पास एक ग्लोब है तो आप ग्लोब को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो गेंद को पृथ्वी मान लें। और सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती ले लें। सूर्य से हमें लाइट प्राप्त होती है और जलती हुई मोमबत्ती से भी लाइट मिलती है, तो वो जलती हुई मोमबत्ती का हम सूर्य की लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और पृथ्वी के लिए गेंद का यूज़ कर सकते हैं। उस गेंद पर हम एक सिटी मेंशन कर देते हैं, एक्स सिटी लिख देते हैं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो, यानी कि उस गेंद पे हम कहीं एक पॉइंट मेंशन कर देंगे, एक्स लिख देंगे, और उस गेंद को इस तरह रखेंगे कि वो मोमबत्ती की लाइट उस पर ना पड़े, एक्स की तरफ अंधेरा हो। अब गेंद को बाएं से दाएं घुमाइए, गेंद को क्या करना है, बाएं से दाएं घुमाना है। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा, यानी कि जैसे आप उस गेंद को घुमाने लगेंगे, यानी एक्स की तरफ से जो है एक्स जो सिटी है वो मोमबत्ती की तरफ आने लगेगा, तो वहाँ क्या लाइट पड़ने लगेगी। लाइट पड़ने का क्या मतलब, सूर्योदय होने लगेगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर होता चला जाएगा या सूर्यास्त है। यानी कि इन्होंने कुल मिला के ये समझाने की कोशिश की है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई भी पॉइंट है, हाँ मान लीजिए एक पॉइंट है, उस पर जब सनलाइट नहीं पड़ रही है तो वहाँ अंधेरा है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी अपने अक्ष पर, जो घूम रही है 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, तो ये जैसे जैसे उसका फेस जो है एक्स सिटी जो है वो सन के सामने आ जाएगी तो वहाँ दिन होता चला जाएगा, और फिर अगेन वो घूमेगी तो रात हो जाएगी। ऐसे पृथ्वी हर 24 घंटे में रोटेट करती जाएगी और दिन और रात होते चले जाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का। अब हमें सभी लोगों को पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये 24 घंटे कहाँ से आए, किसने बताया कि एक दिन में 24 ही घंटे होंगे, 23 या 22 नहीं होंगे। तो ये कहाँ से डिसाइड होगा, जो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमने का जो टाइम है, जितने समय में वो घूम लेती है अपने अक्ष के अराउंड, एक चक्कर पूरा कर लेती है, वही जो है एक दिन कहलाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन, यानी जितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष के अराउंड जो है एक चक्कर पूरा कर लेती है, जो कि 24 घंटे का है, वही पृथ्वी दिन कहलाता है। यानी उसको किसकी संज्ञा दी गई है, अर्थ डे की संज्ञा दी गई है। इसे ही पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। जो पृथ्वी की घूर्णन गति है इसी की वजह से दिन और रात होती है। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। आगे इन्होंने एक पॉइंट बताया कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यानी सबसे पहले जो एक प्राचीन भारतीय ही खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है गोल है और अपने अक्ष पर घूमती भी है। अब एक फिनोमेना कंसीडर करिए कि अगर पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले भाग सूर्य के तरफ वाले भाग में, पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। यानी कि अब मान लीजिए कि पृथ्वी नहीं घूम रही है, तो एक आप टॉर्च ले लीजिए, एक बॉल ले लीजिए या मोमबत्ती ले लीजिए, अब उसको घुमाइए नहीं, वो एक जगह मतलब स्थिर रहेगा। तो जिस पोर्शन पे उस मोमबत्ती की लाइट पड़ रही है वहाँ तो उजाला रहेगा, लेकिन उसके अपोजिट जो पोर्शन होगा जहाँ लाइट नहीं जा रही वहाँ पर जो है अंधेरा रहेगा, और वो ऐसे रहेगा। अगर आप जब तक उसको घुमाना नहीं शुरू करोगे तब तक वहाँ पर लाइट नहीं पहुंचेगी। तो इन्होंने यही बताने की कोशिश की है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे या घूमे नहीं तो क्या होगा। तो जो पार्ट जो है पृथ्वी का सूर्य के सामने पड़ेगा वहाँ हमेशा ही दिन रहेगा, और उसके दिन रहेगा, सूर्य की किरणें आएंगी, इसका मतलब गर्मी पड़ेगी। और जो भाग जो है दूसरी साइड होगा वहाँ अंधेरा हो जाएगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस अवस्था पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इससे पहले हमने पहले चैप्टर में देखा था कि हमारी पृथ्वी को क्या कहते हैं, अद्भुत ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ लाइफ सपोर्टिंग
सिचुएशन है जिसमें लाइफ सस्टेन कर सकती है। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो पृथ्वी घूम रही है और यहाँ दिन रात हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से पृथ्वी पे लाइफ जो है पॉसिबल हो पाई है और इसीलिए हम इसे अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। और अगर पृथ्वी अपना घूर्णन बंद कर देती है तो एक पार्ट पे दिन रहेगा, एक पार्ट पे रात रहेगी, एक पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा और दूसरा पार्ट बिल्कुल ठंडा रहेगा, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसमें हीट एंड लाइट का, इवन सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं उनमें हीट लाइट का क्या एकमात्र स्रोत हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, कौन है? सन है। तो अगर सन की लाइट ही नहीं पड़ रही, उधर हीट ही नहीं पड़ रही, तो वो एकदम ठंडा प्रदेश हो जाएगा। और जिस तरह बहुत ज़्यादा लाइट मिल रही है, हर टाइम लाइट ही लाइट है, वहाँ इतनी गर्मी हो जाएगी, तो दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाएंगी। तो इन वजह से लाइफ जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। अब पहली गति आपको समझ में आ गई होगी, जो घूर्णन है 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर देती है। इसी को हम जो है पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इसी 24 जो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी डे यानी अर्थ डे के नाम से जानते हैं और इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। तो ये जो फिनोमेना है इनको हम हर दिन महसूस करते हैं कि दिन में दिन है फिर रात हो गई, तो ये हम महसूस करते हैं। दिन रात के अलावा भी हम क्या महसूस करते हैं कि ऋतुएं बदल गई हैं। जैसे अभी गर्मी चल रही है, कुछ दिन बाद मौसम बदलेगा तो फिर सर्दी हो जाएगी, तो मौसम बदलते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो अभी तो हमने ये जाना कि पृथ्वी की जो दिन रात होते हैं उनका क्या कारण है, उनका कारण है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उस वजह से, यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन हमारी ऋतुएं भी बदलती, हमेशा एक जैसा मौसम नहीं होता अर्थ पे, कभी गर्मी होगी कभी सर्दी होगी। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है पृथ्वी की दूसरी तरह की गति। वो कौन सी गति है? पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। यानी पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, एक तो अपने अक्ष पे घूम रही और दूसरी वो सूर्य के चारों ओर भी दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी क्या करती है? 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना, 365 से ही 1/4 दिन में जो है सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी टोटल कितना, 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है। तो क्योंकि अपने अक्ष पे घूमने में उससे सिर्फ 24 घंटे होते हैं लगते हैं, तो 24 घंटे में दिन रात का निर्धारण हो जाता है। लेकिन पूरा पृथ्वी को सन के अराउंड घूमने में 365 से ही 1/4 दिन इतना टाइम लग जाता है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए इस 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। यानी कि हम जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है वो क्या होता है, 365 दिन का होता है। लेकिन पृथ्वी चूंकि 365 नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा, उसमें 1/4 दिन, 1/4 दिन का क्या मतलब हुआ, 24 घंटे का एक दिन 1/4 का, 24 का 1/4 करेंगे तो 6 घंटे, यानी 6 घंटे और लगते हैं। मतलब 365 दिन तो पूरे लग जाते हैं, इसके अलावा 6 घंटे पृथ्वी को और लगते हैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में। तो ये 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई कि भाई 24-24 घंटे के एक दिन बना लिया, 365 दिन हो गए। लेकिन अब 365 दिन तो इस 6 घंटे को क्या करें, तो इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला गया। क्या सोल्यूशन है? 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो आप एक वर्ष में 6 घंटे एक्स्ट्रा हुआ, उसके बाद अगले वर्ष में फिर 6 हुआ, 12 हो गया। इसी तरह 18 हुआ तीसरे वर्ष में, और चौथे वर्ष में क्या हो गया, वो 24 हो गया। तो इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। यानी 6-6 घंटे मिलके जब 4 बार उनको जोड़ेंगे तो चौथे साल में वो 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। और 24 घंटे क्या होता है, एक दिन हो जाता है। तो हर चौथे साल में हम क्या करते हैं, फरवरी में जो है एक डे और ऐड कर देते हैं। तो फरवरी में नॉर्मली जो है 28 दिन होते हैं, लेकिन जब एक दिन हम और ऐड कर देते हैं तो ये 29 डेज हो जाते हैं, यानी 29 दिन हो जाते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो जब फरवरी में हम 29 डेज ऐड करते हैं तो जैसे 365 दिन हुए, और चौथे वर्ष वो एक दिन हमारा जो 6-6 घंटे मिलके हुआ था एक्स्ट्रा, वो वाला हमने ऐड कर दिया, तो टोटल कितने हो गए लीप वर्ष में, 366 दिन हो गए। तो यही वजह है कि लीप वर्ष हमारा हर चौथे साल पड़ता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, और नॉर्मल जो हमारा ईयर होता है उसमें 365 ही दिन होते हैं। अब इन्होंने बताया कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना है वो एक वृत्त नहीं है। वृत्त होता तो क्या होता, सूर्य और पृथ्वी एक समान दूरी पर रहते हर एक पोजीशन पे, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो
अभी चित्र में इसको देखेंगे कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में जो है चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब एक अंडाकार शेप हुआ जिसमें वो चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पे होती है और कभी पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाती है। इसको आगे हम चित्र में देखेंगे। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये बात हमने कई बार देखी। पृथ्वी जो है अपने कक्ष में एक दिशा में झुकी हुई है, यानी टिल्टेड है। ये हमने कई बार देखा। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। नहीं कि एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी जो ऋतुएं बदलती हैं वो किस वजह से बदलती हैं? जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। हर मौसम में पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो स्थिति बनती है वो अलग अलग होती है। तो इन अलग अलग स्थितियों के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये देखिए, इसमें ऋतु परिवर्तन को इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए, सूर्य को आप देखेंगे कि ये एक सिचुएशन ये है, यहाँ सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखिए ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक सिचुएशन ये भी है, यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी की जो है डिस्टेंस देखिए ये अलग है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है अलग अलग है। अलग अलग होने का क्या कारण है? कि पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार पथ में, ये देखिए अंडे जैसा आकार बन रहा है, दीर्घवृत्ताकार पथ में ये चक्कर लगा रही। अगर ये गोलाकार पथ में चक्कर लगाती तो पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो सदैव समान रहती, यानी वो हर पॉइंट पे समान रहता है। लेकिन ये जो पथ है ये दीर्घवृत्ताकार है। इसकी वजह से पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है वो समय समय पर बदलती रहती है और इसी बदलाव के कारण ही जो है ऋतुएं होती हैं। तो हम सबसे पहले इसमें 4 सिचुएशन दी गई हैं। पहली सिचुएशन देखते हैं जो कि उत्तर अयनांत की सिचुएशन को डिस्क्राइब करता हुआ है। ये सन है, इधर से सन की रेज अर्थ पे पड़ रही हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने जो अक्षांश रेखाएं देखी थी तो एक बार उसको याद कर लेते हैं। क्या था कि हमारी जो पृथ्वी है उसको बीचों बीच से जो अक्षांश रेखा डिवाइड करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। और विषुवत वृत्त के उत्तर में जो भाग आते हैं पृथ्वी के उन्हें उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, तथा विषुवत वृत्त के जो दक्षिण में भाग आते हैं उन्हें हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। पृथ्वी में जो मुख्य अक्षांश रेखाएं बताई थी वो क्या था? 0 डिग्री 0 डिग्री रेखा बताई थी जिसे विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं, उसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा पड़ती है उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर, और कहाँ पड़ेगा ये? उत्तरी गोलार्ध में, इसे कर्क रेखा कहेंगे। और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। तो जो हमारी उत्तर अयनांत की स्थिति बनती है उसमें क्या होता है देखते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। तो 21 जून को जो सिचुएशन बनती है वो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध, देखिए नॉर्थ पोल जो है ये सूर्य की तरफ इंक्लाइंड है, यानी सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब जब ये उत्तरी गोलार्ध हमारा है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो उत्तरी गोलार्ध में हमारी जो इंपॉर्टेंट रेखा है उसका नाम क्या है? उत्तरी गोलार्ध में जो इंपॉर्टेंट रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तर। तो जब वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुकी हुई है तो जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा सनलाइट और हीट मिलेगी। ज़्यादा सनलाइट हीट मिलने का क्या मतलब होगा कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर। ये कर्क रेखा पे क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जिस भी अक्षांश पर सूर्य की रेखा लंबवत पड़ेंगी उस स्थान पे पड़ने वाले सभी क्षेत्रों में मैक्सिमम हीट एंड लाइट को प्राप्त होगा। उस स्थान पे जितने भी क्षेत्र होंगे सब में मैक्सिमम हीट लाइट मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो ये बात हमने पिछले चैप्टर में देखी थी कि जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी, वहाँ मैक्सिमम हीट एंड लाइट मिलेगी, और जहाँ तिरछी पड़ेंगी वहाँ हीट एंड लाइट कम हो जाएगी।
उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये देखिए उत्तरी ध्रुव पूरी तरफ से देखिए इल्यूमिनेटेड है। उत्तरी ध्रुव आप पृथ्वी कैसी भी गति करे, दैनिक गति करे, वार्षिक गति करे, किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन उत्तरी ध्रुव को 6 महीने तक लगातार हीट और लाइट मिलती रहेगी, जिसकी वजह से उत्तरी ध्रुव पर जो है 6 महीने तक लगातार दिन की स्थिति होगी, क्योंकि लगातार जब सूर्य की रोशनी मिल रही है तो वहाँ दिन होगा, 6 महीने वहाँ रात नहीं होगी, लगातार वहाँ दिन रहेगा। ठीक है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये जो सिचुएशन दिखाई गई है इसे उत्तर अयनांत कहेंगे, जो कि 21 जून को पड़ता है। इसमें क्या होता है, चूंकि इसमें पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई है। इसमें देखिए ये जो पिंक कलर का लाइन आपको दिख रही है ये पृथ्वी का अक्ष है, और ये जो दो पोर्शन में एक डार्क है और एक लाइट है, इसके बीच में ये दिख रहा है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो और पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह झुकी हुई है। तो इस अवस्था में जो उत्तरी अयनांत की स्थिति है, इसमें जो है नॉर्थ पोल पे या उत्तरी गोलार्ध में, पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम हीट एंड लाइट मिलती है। और क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या है, कर्क रेखा पर एकदम सीधे पड़ रही हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ बहुत हीट एंड लाइट मिल रही है। और चूंकि नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूसली 6 महीने तक सनलाइट आ रही है, इसलिए 6 महीने तक नॉर्थ पोल पर इस अवस्था में जो है दिन ही रहेगा, वहाँ रात नहीं होगी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होने का क्या कारण है। चूंकि आप देखिए उधर नॉर्थ पोल पे पूरा टाइम दिन ही है, 6 महीना वहाँ लाइट आ ही रही है। इस झुकाव की वजह से, जो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इस झुकाव की वजह से पोल पे 6 महीना लगातार सूरज की रोशनी मिलती जा रही, इस वजह से यहाँ पर 6 महीने दिन होगा। तो ये हमारी जो स्थिति है ये 21 जून यानी उत्तर अयनांत को दर्शाती हुई स्थिति है। और इस दिन क्या होता है, चूंकि सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा समय तक मिलती है, तो इस वजह से 21 जून को सबसे लंबा दिन, यानी कि सूरज बहुत जल्दी जो है उगाएगा और सूर्यास्त बहुत देर में होगा, तो सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात। चूँकि 24 घंटे में ही दिन रात का फिनोमेना कंप्लीट होगा, तो अगर दिन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रात कम हो जाएगी, और रात अगर बढ़ जाएगी तो दिन कम हो जाएगा। तो चूँकि इस दशा में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जो है लाइट बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट मिल रही, इसकी वजह से 21 जून को क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा और रात छोटी हो जाएगी। ये हमारी उत्तर अयनांत की स्थिति हो जाएगी। इसमें उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम हीट लाइट मिलने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी, और इसके विपरीत, ठीक विपरीत, चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में देखिए कम हीट एंड लाइट मिल रही, तो इसकी वजह से वहाँ क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगी। ये एक सिचुएशन हो गई। अब नेक्स्ट है ये वाली सिचुएशन जिसे हम दक्षिण अयनांत के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, वैसे तो उत्तर अयनांत के बाद से जो है, जैसे जून आएगा, जून के बाद आप सितंबर में जाएंगे, सितंबर से आप इधर आएंगे 22 दिसंबर की तरफ से। लेकिन चूंकि ये सन से दूरी ज़्यादा है, तो इस वजह से इस क्रम में इस बुक में दिखाया गया, तो इसी क्रम में देख लेते हैं क्या होता है। दक्षिण अयनांत की जो स्थिति है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। तो जो सिचुएशन उधर थी उसके जस्ट अपोजिट ये सिचुएशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, उधर जो है आपका नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ इंक्लाइंड था, तो वहाँ हीट एंड लाइट मिल रही थी। इधर क्या है, साउथ पोल देखिए सन की तरफ से डायरेक्ट यहाँ किरणें आ रही हैं। और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रेखा है, मकर रेखा। मकर रेखा कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री दक्षिण पे जो रेखा है मकर रेखा है, ये देखिए नीचे की तरफ विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण पे जाएंगे तो मकर रेखा मिलेगी। मकर रेखा पर क्या होगा, सन की जो लाइट है
वो डायरेक्ट पड़ेगी, वो लंबवत पड़ेगी तो यानी मकर रेखा में, और मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ जो है हीट एंड लाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगी। तो ये 22 दिसंबर को इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण अयनांत की स्थिति बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में फिर लंबे दिन, अब यहाँ पर लंबे दिन हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी ग्रीष्म ऋतु में। ये दो स्थितियां हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट भी इनको कह सकते हैं, 21 जून को और 22 दिसंबर को। एक बार आपका नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध जो है सन से ज़्यादा हीट एंड लाइट मिल रही है, और एक बार आपके दक्षिणी गोलार्ध को ज़्यादा हीट एंड लाइट मिल रही है। एक बार कर्क रेखा पर जो है डायरेक्ट जो उत्तर अयनांत है उसमें कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पे सीधी किरणें पड़ रही हैं सूर्य की, और दूसरा जो दक्षिण अयनांत है उसमें मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे डायरेक्ट रेज पड़ रही, सन रेज पड़ रही, तो इसकी वजह से यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। अब दो और सिचुएशन बनती है जिन्हें विषुव कहते हैं। विषुव को इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट। तो देखते हैं दो जो पोजीशन और बनती हैं, क्या होता है, 21 मार्च को, ऊपर देखिए 21 मार्च लिखा हुआ है। अब देखिए सन की डिस्टेंस अर्थ से यहाँ कम हो गई है, और दूसरा 23 सितंबर को, दो चीज़ें हैं, 23 सितंबर को और 21 मार्च को क्या स्थिति बनती है, उसे हम विषुव कहते हैं। जानते हैं क्या होता है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो बात है कि इन्हीं जो तीन रेखाएं, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत वृत्त, इन पे जो सूर्य की किरणें हैं ये कब लंबवत पड़ेंगी, उसी हिसाब से उस जगह का ऋतु डिसाइड हो रही है। तो अब क्या होता है, अभी तक तो आपने देखा कर्क रेखा पे पड़ गई तो उत्तर अयनांत, मकर रेखा में पड़ गई तो दक्षिण अयनांत की स्थिति बन गई। लेकिन हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखा कौन सी, विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो विषुव में क्या स्थिति होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए इसे विषुव भी कहा गया है। क्योंकि अब कहाँ सीधी पड़ रही हैं, विषुव में। अगर ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसको आप अगर एक 3D इमेज में इमेजिन करके देखिए, तब आपको पता चलेगा एक बॉल है और सन की लाइट उस पर डायरेक्ट पड़ रही है, तो डायरेक्ट उसके बीचों बीच जो भाग है जहाँ विषुवत वृत्त है वहाँ पड़ रही है लाइट। अब ना ये कर्क रेखा पर जा रही है डायरेक्ट, न मकर रेखा पे जा रही है, ये कहाँ जा रही है, सीधे जा रही है विषुवत रेखा पे, दोनों ही स्थितियों में। तो क्या होता है, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। अब ये जो पोजीशन बनती है इसमें कोई भी ध्रुव ऐसा नहीं है जो सूर्य की तरफ झुका हो। इसलिए क्या होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे, यानी कि इस जो विषुव की पोजीशन होगी, इक्विनॉक्स की पोजीशन होगी, उसमें दिन और रात बराबर बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी ध्रुव आपका जो है सूर्य की तरफ नहीं झुका। इधर आपने देखा था उत्तर अयनांत में उत्तरी ध्रुव झुका हुआ था, दक्षिण अयनांत में दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ था, लेकिन जो ये पोजीशन बन रही है इसमें कोई भी ध्रुव जो है सन की तरफ नहीं झुका हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर बराबर बराबर यानी दिन और रात का जो टाइम होता है वो बराबर हो जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। ये देखिए 23 दिसंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगी और जो है दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु हो जाएगी। 21 मार्च को क्या पोजीशन इसके रिवर्स हो जाएगी, 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो सारा पॉइंट यही है कि सन की रेज जो है जिस रेखा पे पड़ेंगी उसी क्षेत्र पे मतलब गर्म मौसम होगा। तो देखिए सन की जो रेज है वो आपने पिछले चैप्टर में देखा था, जब हीट जोन डिसाइड होता है तो क्या वो मकर रेखा और उसका मैक्सिमम है, सीधी किरणें मकर रेखा से शुरू होकर विषुवत वृत्त के बाद कर्क रेखा, यानी उसी पे सीधी किरणें जाती हैं। मैक्सिमम जो था कर्क रेखा पे सीधी पड़ेंगी, उसके बाद फिर वो तिरछी हो जाती हैं। तो वही उन्हीं प्लेसेस पे जो है ग्रीष्म और शीत ऋतु इसी सनरेज के अकॉर्डिंग ही पड़ेगी कि जिस एंगल में सनरेज पड़ रही हैं। तो देखिए 21 जून को क्या हुआ, 21 जून को क्या हुआ, कर्क रेखा पे जो है
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पड़ी, ठीक है। तो 21 जून को क्या कह दिया, उत्तर अयनांत कह दिया। तो क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो गई और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया, शीत ऋतु हो गई। अब ये घूमते घूमते फिर कहाँ, इस पोजीशन में पहुंचे। इस पोजीशन में क्या हुआ, तो अब कर्क से वापस होके कहाँ, कर्क जो हमारी 23.5 डिग्री उत्तर है वहाँ से उठ के कहाँ, 0 डिग्री पे आ जाती है। ये जो विषुव है यहाँ पे 0 डिग्री पे सन की रेस पड़ रही हैं, ठीक है। कोई भी ध्रुव झुका हुआ नहीं है, विषुवत रेखा पे जो है सन की रेस पड़ेंगी। उसके बाद ये बदल के जाएगा, फिर सबसे पहले कर्क पे पड़ा, कर्क से नीचे हुआ, जो सनरेज नीचे होके कहाँ आई, विषुवत वृत्त पे आई, विषुवत वृत्त से फिर और नीचे कहाँ चली गई, मकर रेखा पे गई, ठीक है। अब मकर रेखा से अगेन, मकर रेखा पे जब पड़ी तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो गई, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो गई। क्या बोला इसको, दक्षिणायनान बोला। अब मकर रेखा से फिर ऊपर कौन सा आएगा, हमारा विषुवत वृत्त आएगा। अब फिर से विषुवत वृत्त की ओर शिफ्ट होती चली जाएंगी। यहाँ देखिए, यहाँ विषुवत वृत्त पे फिर पहुँच गई। ये जो हमारा ये वाला विषु है, तो यहाँ फिर जो है विषुवत वृत्त पे पहुँच गई। विषुवत वृत्त से पहुँचने के बाद फिर ये जो है शिफ्ट होके कहाँ पहुँच गई, फिर कर्क रेखा पे पहुँच गई। तो इसी तरह सूरज की जो किरणें हैं वो इन लाइंस के अलोंग में जाती रहती हैं, और इसी की वजह से जिस लाइन पे वो लंबवत पड़ जाती हैं वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, और उसके अपोजिट जो जगह होती है वहाँ शीत ऋतु पड़ जाती है। तो इन्होंने बताया है, इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी कि यही जो पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति है, जो वो 24 घंटे में घूमती है उसे क्या बोलते हैं, दैनिक गति। और जो 365 से 1/4 दिन में घूमती है इसे क्या कहते हैं, वार्षिक गति। और इन्हीं की वजह से दिन और रात का होना और ऋतुओं में परिवर्तन होना माना जाता है। अब देखिए, दिन और रात हमारे बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, यानी कि 24 घंटा है, 24 घंटे में ही दिन भी हो गई, रात भी हो गई। यानी ये परिवर्तन बहुत क्विक है कि 12 मतलब थोड़ी देर के कुछ घंटे की, मान लीजिए 12 घंटे का दिन रहा, उसके बाद तुरंत रात आ गई, ठीक है। लेकिन जो हमारी ऋतुएं हैं इनमें आप परिवर्तन का टाइम देखिए कितना, 3-3 महीने तक एक जगह एक ऋतु रहेगी। यानी जून से आप जब शरद की तरफ आएंगे, शरद ऋतु से तक आएंगे तो 3 महीने लगेगा। शरद से आप जो है जब इधर जाएंगे, जो है शीत ऋतु आएगी, शीत ऋतु में फिर 3 महीने लग जाएंगे। अगर उत्तरी गोलार्ध के रेफरेंस में देखें, अभी हम उत्तरी गोलार्ध के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो क्या होगा, 21 जून यानी जून वाला जो महीना वो होगा ग्रीष्म ऋतु से होते होते शरद में आएंगे 23 सितंबर तक, और उसके बाद उठ के हम कहाँ चले जाएंगे, शीत ऋतु की ओर 22 दिसंबर तक चले जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से उठ के फिर हम जाएंगे तो फिर कौन सी हमारी वसंत ऋतु हो जाएगी। तो मार्च में हमारी वसंत ऋतु, तो 3-3 महीने का टाइम लग रहा है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे तो 24 घंटे में घूम जाती है, तो 24 घंटे में दिन रात हो जाते हैं। लेकिन जो सन के अराउंड है उसको घूमने में उसमें 365 दिन और 1/4, 365 से 1/4 दिन लग जाते हैं। इस वजह से उतने टाइम में मतलब ऋतुएं थोड़ा, अगर हम दिन रात की अपेक्षा देखें तो ऋतुएं स्थायी होती हैं। ऐसा नहीं कि सुबह जो है गर्मी का मौसम है, शाम को शरद हो गया, वसंत हो गया, ऐसे नहीं चेंज होता। वो 3-3 महीने तक रुकता है, क्योंकि जिस हिसाब से पृथ्वी जितने टाइम में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी उस हिसाब से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस चैप्टर में कुल मिला के पृथ्वी की 2 तरह की गतियों के बारे में, जो दैनिक गति है और वार्षिक गति है, इसके बारे में बताया गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आके देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स के देख लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी रहती है, और इसका जो झुकाव कोण है अपने जो ये कक्षीय समतल से कितना है, 62.5 डिग्री है। घूर्णन तथा परिक्रमण को परिभाषित करने को कहा है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर यानी अपनी एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपना घूर्णन करने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे लेती है। इसी से दिन और रात का निर्माण होता है। अब परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ में, उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे।
अब लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष बताया था आपको कि चूंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 से 1/4 दिन लेती है। 1/4 यानी 6 घंटे और लेती है। तो ये 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए 4 साल तक हम इन 6 घंटे को जोड़ लेते हैं। जब ये 24 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं तो चौथे साल में ये 24 घंटे यानी एक दिन को हम फरवरी में जोड़ देते हैं, तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है और लीप वर्ष हमारा 366 दिन का हो जाता है। इसे ही हम लीप वर्ष कहते हैं। हर 4 साल के बाद ये आता है। अब इन्होंने बताया कि उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में क्या अंतर होता है। उत्तर अयनांत में क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तर अयनांत में क्या होगा? उत्तर का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ जो है झुका होता है और कर्क रेखा पर क्या पड़ता है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध को मैक्सिमम हीट एंड लाइट प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसके अलावा अगर दक्षिण अयनांत की बात करें तो क्या होता है? जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो जो दक्षिणी गोलार्ध का जगह होता है वो जो क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया उत्तरी और दक्षिणी अयनांतों में। विषुव क्या होती है? विषुव की स्थिति क्या होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, यानी विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा तथा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय पर क्यों होता है? क्यों अलग अलग समय पर होता है? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर? कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और रात 6 महीने की रात क्यों होती है? क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध पर गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है, तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं गिरती, जिससे 6 महीने की रात हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें सही का चिन्हित करना है। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है उसे परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं? 21 मार्च को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध होगा वहाँ पे तो क्या करेंगे कि शीत ऋतु में ही मनाया जाता है। जैसे भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है तो दिसंबर में क्रिसमस होता है, लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी तो उसी टाइम दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रिसमस का पर्व जो है गर्मी में मनाया जाता है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण की वजह से होता है और दिन और रात में जो परिवर्तन होता है वो घूर्णन की वजह से होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 366 दिन होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षा में घूमती है? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो शीत ऋतु में क्या होता है? दिन हमारे छोटे होते हैं।
तो इस चैप्टर में ही पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति को समझाया गया है। सबसे मेन है कि पृथ्वी सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। अगर वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं तो विषुव की स्थिति बनेगी और दिन और रात बराबर हो जाएंगे। देखिए, ये इसमें 4 पोजीशन दिखाई गई हैं, लेकिन पृथ्वी चूंकि गति कर रही है ना सूर्य के चारों ओर, तो बहुत सारी पोजीशन है, लेकिन 4 जो हमारे मेन सीजन जो बनते, जो 4 मेन ऋतुएं बनती हैं, वो इन्हीं 4 पोजीशन की वजह से बनती हैं। इस वजह से इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, कर्क रेखा हमारी कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज़्यादा होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, इसका मतलब उसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु हो जाएगी। अगर ये जो है सूर्य की किरणें कर्क की जगह मकर रेखा पर सीधे पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी। और अगर विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा विषुव की स्थिति बन जाएगी। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।